हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना विषय संधि कर रहे थे, तो चलिए बच्चों इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने स्वर संधि के भेद किए थे। इसके बाद हम संधि के नियम आगे चलते हैं। आगे अगले वाले नियम हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आज हम करेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियम। तो देखिए, मैं 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ और आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होना। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब हम हिंदी वर्णमाला करते हैं उसमें 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये उन्हीं वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि जिस तरह से मान लीजिए वर्ग का पहला वर्ण है च, तो च वर्ग जो है, च वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे च वाली जो पंक्ति है, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है? च, छ, ज। इसी तरह देखिए, सबसे पहला उदाहरण है क है। जैसे क वर्ग में क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ग। जैसे क, ख, ग। च वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ज। ट वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ड। इसी तरह त वर्ग का तीसरा वर्ण होगा द और प वर्ग का तीसरा वर्ण ब। यानी कि क का ग में परिवर्तन होना, च का ज में परिवर्तन होना। इसी तरह जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना हो जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है दिक प्लस अंबर। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? क। तो देखिए, क का किस में परिवर्तन हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया, ग में। तो दिक, अंबर का क्या हो जाएगा? दिगंबर। शट, शट है ट का, ट वर्ग का जो ट वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? ट, ठ, ड, ड हो जाएगा। तो देखिए बन गया यहाँ पर षडानन। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, जगत प्लस ईश। तो क्या बन गया? जगदीश। त का क्या हो गया? ये देखिए, त का त, थ, द हो गया। तो जगत प्लस ईश, जगदीश। इसी तरह उत योगी, उद योगी, उद्योगी। तो इस तरह से बच्चों आपने समझ लिया हमारा पहला नियम। तो दूसरा नियम देखिए। दूसरे नियम में देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होना। मैंने अभी आपको बताया था, पहले नियम के अनुसार तो पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता था। अब देखिए, अब क्या होगा? पहले वर्ण का अंतिम वर्ण में, यानी कि 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे देखो, क का क, ख, ग, घ, ड़। देखिए, क का ड़ में परिवर्तन होना, च का अय में परिवर्तन होना, ट का अण में परिवर्तन होना, त का न में परिवर्तित होना और प का अंतिम वर्ण है म, प वर्ग का अंतिम वर्ण है म में परिवर्तन होना। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए, उत प्लस नति। अब देखिए, त है, त वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? देखिए, त, थ, द, ध, न। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ? न, यानी त का न में परिवर्तन होना। तो क्या बन गया इसका? उन्नति। इसी तरह अगला देखिए, वाक प्लस मय। क का अंतिम वर्ण क्या है? क, ख, ग, घ, ण। तो वांग्मय। क्या बन गया इसको? वाक प्लस मय, वांग्मय। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद देखिए हम अपना तीसरा नियम, छ का मेल, यदि जो वर्ण है छ, इसका मेल अ, आ, ई, उ या री से हो, तो छ से पहले
च जुड़ जाता है। तो देखिए बच्चों, यदि अ आ ई उ या री इन स्वरों से मेल हो जाए छ का, तो इससे पहले च जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, संधि प्लस छेद, क्या बन गया? संधि छेद। ये देखिए छ से पहले च जुड़ गया। अब इसी तरह देखिए, स्व प्लस छंद, स्व छंद। ये देखिए छ से पहले क्या जुड़ गया? च जुड़ गया। स्व का जो अ है, देखिए पहले वर्ण का जो अंतिम वर्ण, देखिए पहले शब्द का शब्द क्या है? स्व। स्व में जो अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? अ है। तो छ से पहले अ जुड़ गया ना, तो इस वजह से क्या बन गया? छ से पहले च बन गया, तो स्वच्छंद बन गया ये। इसी तरह देखिए, अनु, अनु का जो अंतिम वर्ण है वो उ है, और उ के बाद छ आ गया है। तो अभी ऊपर नियम में बताया हुआ है कि छ से पहले यदि अ आ ई उ आ जाए, तो देखिए यहाँ पर उ आ गया है, तो ये क्या बन गया? छ से पहले क्या लग जाएगा? आधा च, तो अनुच्छेद। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद हमारा चौथा नियम है ये। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा फोर्थ नियम। हम देखते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि री, र या श इसके बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ण बन जाता है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि री, र या श आने पर जो दूसरा शब्द है, यदि उसमें न आए तो न के स्थान पर ण बन जाता है। जिस तरह देखिए, परी प्लस नाम। अब ये देखिए यहाँ पर र के बाद क्या आया है? न आया है दूसरे शब्द में, तो ये क्या बन जाएगा? अण बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? परिणाम। इसी तरह भूष प्लस न, देखिए इन्होंने दिया है ऊपर रूल श, इसमें देखिए पहले शब्द में श आ गया अंतिम वर्ण, श के बाद क्या आया है? दूसरे शब्द में न आया है, तो श और न का मेल होने से क्या बन जाएगा? ण, भूषण। इसके बाद देखिए बच्चों, यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड तथा ल आए, तो त, आधा त, क्रमशः आधा छ, आधा छ, आधा ज, आधा ट, आधा ड तथा आधा ल में जो है शब्द परिवर्तित हो जाता है। परंतु यदि त के बाद श हो तो आधा त आधे छ में तथा आधा श छ में बदल जाता है। तो देखिए बच्चों, इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से करते हैं। देखिए, आधा त के बाद ह हो तो आधे त द में और ह ध में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, उच्चारण। अब देखिए, त किस में परिवर्तित हो गया? उच्चारण। देखिए, उच्चारण, तो क्या बन गया? ये उच्चारण आधे च में परिवर्तित हो गया। इसी तरह उत प्लस ज्वल, तो देखिए त आधे ज में परिवर्तित हो गया उज्ज्वल। तत् प्लस लीन, इसमें त आधे ल में परिवर्तित हो गया तल्लीन। तो बच्चों, आपको जो व्यंजन संधि है वो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलिए बच्चों, हम अपना जो संधि का अंतिम भेद है विसर्ग संधि, इसके कुछ नियम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विसर्ग संधि का ओ हो जाना। उदाहरण के लिए देखिए, यश प्लस गान, यशोगान। इसी तरह मनः प्लस रथ, मनोरथ। विसर्गों का इसमें क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे मनः, मनः प्लस ज,
क्या हो गया, मनोज। तो इसमें देखिए बेटा, अगला देखिए, विसर्ग का र होना, यानी विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए जैसे निह प्लस भय क्या बन गया, विसर्ग का र हो गया निर्भय। पुनः प्लस जन्म क्या बन गया, पुनर्जन्म। दुह प्लस गुण दुर्गुण। और आशी प्लस वाद आशीर्वाद। इसका तीसरा नियम देखिए बच्चों, विसर्ग का श आधे श में परिवर्तित होना। जैसे देखिए निह प्लस चल, तो जो विसर्ग है वो आधे श में परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, क्या बन गया ये, निश्चल। निह प्लस चय निश्चय। दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र। दुह प्लस शासन दुःशासन। तो ये शब्द बन गया। इसके बाद देखते हैं बच्चों, विसर्ग का आधे स में परिवर्तित होना। देखिए निह प्लस संतोष, निह प्लस संतान निह संतान। देखिए विसर्ग का आधे स में निस संतान। इसी तरह जो है निह प्लस तेज निस तेज। ये देखिए विसर्ग जो है आधे स में परिवर्तित हो गए हैं। निह प्लस संकोच निःसंकोच। नमः प्लस ते नमस्ते। आगे देखिए बच्चों, विसर्ग का आधे श यानी षटकोण वाला श इसमें परिवर्तित हो जाना। जैसे दुह प्लस कर, देखिए जो विसर्ग है वो आधे श में परिवर्तित हो गए हैं। तो क्या हो गया ये, दुष्कर। दुह प्लस कर्म दुष्कर्म। निह प्लस काम निष्काम। निह प्लस पाप निष्पाप। इसके बाद देखिए विसर्ग का लोप हो जाना, यानी कि देखिए विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का जो स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए जैसे निह प्लस रोग है, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें तो उदाहरण के माध्यम से समझिए बच्चों। जैसे ये निह है, न पे छोटे ई की मात्रा और विसर्ग है प्लस रोग। अब देखिए इन्होंने कहा था कि विसर्ग के बाद यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि र आ जाए तो विसर्गों का लोप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लोप भी हो गया और साथ में क्या होता है, न के ऊपर जो छोटी ई की मात्रा थी वो अब क्या हो गई, इधर बड़ी ई की यानी दीर्घ हो गई। तो देखिए निह रोग निरोग। इसी तरह निह रस, देखिए विसर्ग का र के आ जाने से विसर्ग का लोप हो गया है और जो छोटी मात्रा थी वो दीर्घ में परिवर्तित हो गई है। तो निहरस क्या बन गया, ये नीरस। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा अंतिम जो नियम है वो देखिए, विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए बेटे, जैसे कि अंतःकरण है तो इसमें क्या होगा, देखिए बच्चों नियम में क्या बताया गया है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का जो मेल है वो क या प से हो, तो देखिए इसमें उदाहरण में हमारा दिया है विसर्ग से पहले अ है क्योंकि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है। त किसके मेल से बना है, आधे त और अ से बना है। तो पहले वर्ण का जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है, अ के बाद विसर्ग है। विसर्ग के बाद जो है ये आपका जैसे बताया गया है, यदि विसर्ग का मेल क से हो रहा है तो यहाँ हो रहा है, यानी विसर्ग के बाद क है। तो इन्होंने कहा है कि इस स्थिति में जो है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे देखिए अंतःकरण। इसी तरह अंतःपुर, देखिए त के बाद
जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो है अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो द्वितीय जो दूसरा हमारा शब्द है वो प है। तो अंतः पुर यानी कि विसर्गों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंतः पुर इसका जो है उदाहरण होगा। तो आप सभी को जो ये संधि है बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है, इसे आप बार बार अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो ये इसके बाद बच्चों हमारा जो ये संधि चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।